एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि शाओ अपने घर से बाहर निकलकर एक दुकान में जा रहा होता है बाइसिकल लेने के लिए। और फिर हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन शाओ अपने सोफे में सो रहा होता है। फिर वहाँ पर जुवान आ जाती है और उसके लिए एक नोट लिखती है जिसमें वो शाओ को खाना खाने के लिए कहती है और बता देती है कि मैं बाहर काम पर जा रही हूँ। फिर वो वहाँ से चली जाती है और जब आर्केड में पहुँचती है काम करने के लिए तो उस आर्केड को लोग साफ कर रहे होते हैं। तो जुवान पूछती है कि आर्केड का ये हाल किसने किया। तो एक एम्प्लॉय बताता है कि शाओ ने रात भर आर्केड में खेला है क्योंकि उसे फर्स्ट प्राइज़ वाली बाइसिकल चाहिए थी और सुबह ही वो वाली साइकिल लेके गया है। यह सुनकर जुवान दौड़कर अपने घर जाती है और वो वाली साइकिल देखती है और साइकिल देखने के बाद वो जाओ को फ़ोन करती है और पूछती कि क्या मैंने तुम्हें जगा दिया, मैंने सुना है कि तुम रात भर गेम खेल रहे थे। तो शाओ बोलता है कि क्या हुआ। तो जुवान बोलती है कि गिफ्ट के लिए थैंक यू और मुझे तुम्हारा गिफ्ट बहुत अच्छा लगा है। यह सुनकर शाओ बोलती कि तुमने गिफ्ट देख भी लिया, मुझे लगा कि तुम आज रातों गिफ्ट देखोगी। उसके बाद वो जुवान को बताता है कि कल कोई बाइसिकल की शॉप खुली नहीं थी, इसलिए उसे आर्केड में जीत कर लानी पड़ी। और उसी समय उसे हीरोइन का लिखा हुआ नोट दिख जाता है और वो हीरोइन से बोलने लगता है कि तुम मुझ पर नोट लिखकर लाइन मार रही हो। शाओ ये भी बोलने लगता है कि तुम्हें इच्छाएं पूरी करने वाले जादू पर अभी भी विश्वास है। तो जुवान बोलती है कि नहीं, मैं अब बड़ी हो गई हूँ, ये सब मैं अब नहीं मानती। और यह भी बोलती है कि तुमने मुझे ये बाइसिकल कल ही क्यों ला के दी। तुम्हें इस बाइसिकल को नीचे से ऊपर उठाने की वजह से तुम्हारे हाथ दुख रहे होंगे। यह सुनकर जाओ बोलता है कि वो बाइसिकल तुम्हें कल ही मिलनी चाहिए थी ताकि तुम्हारा सफ़र आगे बहुत आसान हो। और फिर वो ये भी बोलता है कि जुबान इच्छा पूरा करने वाला कोई जादू नहीं होता, पर तुम्हारे लिए मैं वो सच कर दूंगा। तो यह सुनकर जुबान बोलती है कि जब मुझे साइकिल चलाने का मन होगा तब तुम्हें ही साइकिल को नीचे उतारना होगा। यह सुनकर जाओ हंसकर बोलता है कि ठीक है, मैं उतार दूंगा। तो यह सुनकर जुबान खुश होकर उससे वादा मांगती है और जाओ उससे वादा कर देता है। फिर जुबान फ़ोन काट देती है यह बोलकर कि तुम्हें अब सो जाना चाहिए। तो जब जुबान का फ़ोन कट जाता है तब हमें जाओ को दिखाया जाता है जो जुबान के नोट को देखकर खुश हो रहा होता है और उसका फ़ोटो भी खींच लेता है। उसके बाद हमें लूही को दिखाया जाता है उसके बॉस मिस्टर फैंग के साथ। फिर हमें एक फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है कि जब जुवान मिस्टर फैंग को बताती है कि उसने लूही को पैसे दे दिए हैं पर वो पैसे कभी मिस्टर फैंग को मिले ही नहीं। तो मिस्टर फैंग उसी समय समझ लेते हैं कि लूही उनके पैसे को खा रहा है, इसलिए वो लूही को बोलते हैं कि मुझे पता चल गया है कि तुम मेरे पैसे को खा रहे हो। तो लूही उनसे माफ़ी मांगने लगता है और बोलता है कि मैं ऐसा कभी भी दोबारा नहीं करूँगा। उस पर मिस्टर फैंग विश्वास नहीं करते और बोलते हैं कि इससे मेरे सारे पैसे निकलवाओ। उनके यह बोलने के बाद मिस्टर फैंग के आदमी उसे ले जा रहे होते हैं, पर लूही अभी भी बोल रहा होता है कि मैं ऐसा कभी भी दोबारा नहीं करूँगा। जिसको जाओ का कॉल आया होता है और कॉल पर जाओ जुबान से पूछता है कि तुम अभी तक जगी हुई हो। तो जुबान बोलती है कि मैं अभी नहा कर निकली हूँ और सोने ही जा रही हूँ। यह सुनकर जाओ बोलने लगता है कि मुझे भी नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहता था। फिर यह सुनकर जुबान कहने लगती है कि तुम्हें मेरी फ़िक्र हो रही थी ना। और फिर पूछती है कि जाओ तुम क्या कर रहे हो। तो जाओ बोलता है कि मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो जुबान बोलती है कि तुम क्या ड्रॉ कर रहे हो। तो जाओ बोलता है कि मुझे अभी तक नहीं पता चला कि मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूँ। तो जुबान बोलने लगती है कि मेरी गर्मियाँ बहुत ख़राब जा रही है और बस मैं चाहती हूँ कि जल्दी सर्दी का मौसम आ जाए। अब मैं सर्दी का मौसम का इंतज़ार नहीं कर सकती।
तो यह सुनकर शाओ बोलता है कि जब सर्दियाँ आ जाएगी तो तुम क्या करना चाहती हो। तो जुबान बोलने लगती है कि मैं स्नो देखना चाहती हूँ। तो यह सुनकर शाओ पूछता है कि तुम्हें स्नो पसंद है। तो इस पर जुबान बोलती है कि मुझे अच्छा लगता है जिस तरह से स्नो सफ़ेद होता है। उसके बाद जुबान शाओ से पूछती है कि तुमने तो पहले स्नो देखी होगी ना शाओ। तो यह सुनकर शाओ बोलता है कि नहीं, मैंने अभी तक नहीं देखी है। तो यह सुनकर जुबान बोलती है कि सच में। तो वो बोलता है कि हाँ, और वो जुबान से यह भी पूछता है कि क्यों नहीं हम इस साल के अंतिम में स्नो देखने चले। तो फिर जुबान बोलने लगती है कि अगर स्नो नहीं हुई तो। यह सुनकर शाओ बोलता है कि स्नो होगी, मुझ पर भरोसा रखो। उसके बाद जब शाओ जुबान को पुकारता है तो वो जवाब नहीं देती। तो शाओ समझ जाता है कि वो सो गई है। फिर हमें अगली सुबह दिखाया जाता है कि शाओ अपनी ड्राइंग कंप्लीट कर लेता है और उस ड्राइंग में जुबान होती है और जुबान का कॉल अभी भी कनेक्टेड होता है। तो उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शाओ मिस्टर कैंग के रेस्टोरेंट जाता है और उन्हें खास वाले नूडल्स पैक करने बोलता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जुबान अपने घर से आने वाली आवाज़ों को सुनकर उठ जाती है और कॉल पर शाओ का नाम बुलाती है। फिर जुबान की आवाज़ सुनकर शाओ बोलता है कि तुम उठ गई और मैं मिस्टर कैंग के प्लेस आया हूँ नूडल्स लेने के लिए। तो वो शाओ से पूछती है कि तुम बाहर में नहीं हो। तो शाओ बोलने लगता है कि वहाँ पर कौन है, मैं तो मिस्टर कैंग के यहाँ आया हूँ। तो उसके बाद जुबान अपने कमरे से निकलते हुए पूछती है कि कौन है। और इधर कॉल की दूसरी तरफ शाओ को जुबान के लिए टेंशन होने लगती है और वो मिस्टर कांग की जगह से दौड़ कर निकल जाता है। और इधर जुबान अपने रूम से बाहर आ जाती है तो वहाँ पर लूही और उसके लोग होते हैं और उसे देखकर लूही कहता है कि तुम सो के उठ गई चुगलखोर। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लूही का एक आदमी जुबान का फ़ोन उससे छीन लेता है ताकि वो मदद नहीं बुला सके। उसके बाद जुबान बोलने लगती है कि मेरा फ़ोन मुझे वापस कर दो, पर लूही का एक आदमी उसे अंदर ढकेल देता है। उसके बाद जुबान लूही से पूछती है कि लूही तुम क्या चाहते हो। तो फिर लूही अगरबत्तियाँ जलाते हुए बोलता है कि तुम्हारी दादी और मेरा रिश्ता बहुत पुराना है। और फिर वो उसकी दादी से बोलने लगता है कि तुम्हारी पोती ने गलती कर दी है और अब मैं क्या करूं। तो यह सुनकर जुबान कहती है कि मैंने जो कहा था वो सच था। तो लूही बोलता है कि वो सच में तुम ही थी जुबान। यह बोलकर लूही ऐसा एक्ट करने लगता है कि जैसे दादी बोल रही होती है कि कीमती सामानों को यहाँ से ले लो और बेकार सामानों को वहाँ तोड़ दो। और यह भी बोलता है कि दादी आप सब कुछ बहुत अच्छे से जानती है। तो यह सुनकर जुबान बोलने लगती है कि कुछ छूने की हिम्मत मत करना, मैं तुम्हारे बॉस को कॉल कर दूंगी। यह सुनने के बाद वो हुक्म देता है कि सब तोड़ दो और अपने आदमियों को यह भी कहता है कि अपनी अकल का इस्तेमाल करो और कीमती चीज़ें ले लो। जुबान यह सब देखकर उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसका हाथ एक आदमी पकड़ लेता है और अपने बॉस लूही से पूछता है कि जुबान कीमती है क्या। और उसके आदमी बोलने लगते हैं कि वो कीमती है और आपस में उसे फेंक देता है। और उसके बाद लूही के पास वो गिर जाती है और लूही उसका बाल और हाथ पकड़ लेता है और उसके बाद उसकी दादी का नाम लेकर बोलता है कि मैं उनका दोस्त हूँ, इसलिए उनके बदले मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। फिर वहाँ पर शाओ आ जाता है और वह लूही को एक मुक्का मारकर जुबान से अलग कर देता है और कहता है कि इसको अब कोई हाथ नहीं लगाएगा। और शाओ जुबान को अपना फ़ोन दे देता है और जुबान पुलिस को फ़ोन कर देती है। फिर लूही बोलने लगता है कि जाओ, आज समय आ गया है कि हम लोग अपना हिसाब बराबर कर लें। तो यह सुनकर शाओ बोलने लगता है कि तुम्हारे पास कुछ करने के लिए नहीं है सिवाय लड़ाई शुरू करवाने के। यह सुनकर लूही को गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि तुम मुझे लेक्चर मत दो। फिर लूही के आदमी शाओ को मारने लगते हैं और जब लूही उससे मारने आता है तो वो लूही को ढकेल देता और वहाँ पर जुबान सबूत के लिए सब कुछ रिकॉर्ड कर रही होती है। उतने में वहाँ पुलिस का सायरन सुनाई देने लगता है।
तो जुबान बोलने लगती है कि नीचे पुलिस आ गई है। तो फिर शाओ जुबान से फ़ोन ले लेता है और लूही को रिकॉर्ड करने लगता है और बोलता है कि आओ मुझे मारो, या लूही देखकर अपना मुंह छुपा लेता है। फिर पुलिस आ जाती है और लूही और उसके साथियों को पकड़ कर ले जाती है। फिर वहाँ पर यान भी आ जाता है और जुबान से पूछता है कि जुबान तुम ठीक तो हो ना। यह सुनकर जुबान बोलती है कि मैं ठीक हूँ। तो फिर यान पूछने लगता है कि यहाँ क्या हुआ था, पर जुबान के जवाब देने से पहले पुलिस जुबान को बोलता है कि तुम्हें और शाओ को हमारे साथ पुलिस स्टेशन जाना होगा। तो जुबान बोलती है ठीक है। यह सुनकर यान भी बोलने लगता है कि तुम चली जाओ और जुबान मैं साफ सफाई कर दूंगा। उसके बाद जुबान उसे थैंक्स बोलकर वहाँ से जाने लगती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि पुलिस शाओ से पूछ रहा होता है कि जुबान उसकी क्या लगती है। तो शाओ बोलता है कि वो मेरी दोस्त। के बाद जुबान घर का दरवाज़ा बंद कर देती है और शाओ उससे पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें चोट तो नहीं लगी। तो जुबान कहती है नहीं। फिर वो लोग पुलिस के साथ चले जाते। फिर से शिफ्ट होता है और वो दोनों पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते हुए दिखाए जाते हैं और शाओ उससे बोलता है कि लूही ने बहुत जुर्म किए हैं, इसलिए अब वो तुम्हें कुछ दिन के लिए परेशान नहीं कर पाएगा। उसके बाद जुबान उससे बोलने लगती है कि तुम दोबारा हीरो बनने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हें मेरी वजह से चोट पहुँचे। यह सुनकर शाओ बोलता है कि मैं ठीक हूँ। यह सुनकर जुबान उसके चेहरे पर हाथ रखकर बोलती है कि यह क्या है। तो शाओ उससे बोलने लगता है कि चिंता मत करो, मैं अब दोबारा लड़ाई नहीं करूँगा। यह बोलते ही फैंग के आदमी वहाँ आ जाते हैं और उन दोनों को कहते हैं कि उनके बॉस ने उन्हें मिलने के लिए बुलाया है। यह सुनकर शाओ जुबान से पूछता है कि मिस्टर फैंग कौन है। तो जुबान बोलती है कि मुझे उनसे मिलने जाना होगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि फैंग उन दोनों को अच्छे से बैठाता है और बोलता है कि लूही बहुत ही घमंडी हो गया था, इसलिए यह अच्छा मौका था उसको सबक सिखाने का। और फिर यह भी बोलते हैं कि लूही के लिए हुए पैसे को मैं तुम्हारे कर्जे में से घटा दूंगा, इतना तो मैं तुम्हारी दादी के लिए कर सकता हूँ। यह सुनकर जुबान खड़ी हो जाती है और एक कार्ड देकर बोलने लगती है कि मैं अपना गिरवी रखा घर वापस चाहती हूँ। फिर वो मिस्टर फैंग को बोलती है कि इस कार्ड में दवाइयाँ और फ्यूनरल के खर्चे के बाद सिर्फ 12 लाख युआन ही बचे हैं, क्या यह काफ़ी होंगे। यह सुनकर फैंग उनसे बोलता है कि तुम दोनों बैठो और चाय पियो, मैं हिसाब चेक करके बताता हूँ। उसके बाद वो अकाउंट चेक कर कर बताने लगते हैं कि तुम्हारी दादी का घर 50 लाख युआन में गिरवी रखा गया था और बोलते हैं कि सालों से जो पैसे वापस हुए हैं और लूही ने जो पैसे चोरी किए हैं उन सबको घटाकर तुम्हें मुझे अभी भी 17 लाख युआन देने हैं, इतने पैसों से नहीं होगा। यह सुनकर जुबान बोलती है कि मैं कोई और रास्ता निकाल लूँगी। तो यह सुनकर मिस्टर फैंग उससे कार्ड ले लेते हैं और बोलते हैं कि बिजनेस होता है, अगर सब तुम्हारे जैसा करने लगे तो मैं अपना बिजनेस नहीं कर पाऊँगा। तभी शाओ पीछे से आकर अपना कार्ड फैंग को दे देता है और बोलता है कि इसमें 50 लाख युआन है। तो मिस्टर फैंग उसका कार्ड से पैसे ले लेते हैं। फिर ये देखकर जुबान शाओ को पैसे देने से मना कर देती है, पर वो कहने लगता है कि तुम यह समझ लो कि तुम मुझसे लोन ले रही हो। तो यह सुनते ही जुबान से बोलते हैं कि मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस लौटा दूंगी, भले ही जल्दी ना, पर मैं लौटा दूंगी। यह सुनकर शाओ बोलता है कि तुम आराम से जब चाहे तब लौटा देना। फिर मिस्टर फैंग जुबान को उसकी दादी के घर के पेपर्स वापस कर देते हैं और इतने सालों के बाद जुबान को अपना घर वापस मिल जाता है और उसका सारा कर्जा ख़त्म हो जाता है। जब वो लोग रूम से बाहर निकल जाते हैं तो जुबान शाओ से बोलती है कि मैं जल्दी ही तुम्हारे पैसे वापस दे दूंगी। यह सुनकर शाओ जुबान से मजाक में कहने लगता है कि वो उसे 50 साल में भी वापस कर सकती है
और या 10 साल में एक पेमेंट भी चलेगी। यह सुनकर जुबान मुस्कुराकर कहती है कि मुझे इतना समय नहीं लगेगा। फिर अचानक से झाओ को एक फ़ोन आ जाता है। उस कॉल से उससे पता चलता है कि उसके दादा हॉस्पिटल में एडमिट हो गए हैं। तो यह सुनकर वो तुरंत वहाँ से जाने लगता है। तो उससे जुबान पूछने लगती है कि क्या हुआ। तो वो बोलता है कि मेरे दादा हॉस्पिटल में। तो जुबान बोलती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। यह सुनकर वो उसे भी अपने साथ लेकर जाता है। हॉस्पिटल पहुंचने पर जाओ अपने दादा को कमरे में अंदर जाने से पहले जुबान को बोलता है तुम्हें यहीं रुकना चाहिए क्योंकि तुम्हारी मम्मी अंदर है जिसे तुम देखना नहीं चाहती होगी। यह बोलकर वो अंदर चला जाता है और अंदर जाने के बाद अपने दादा से उनकी तबीयत के बारे में पूछता है। फिर शाओ को चिंता करते देखकर उसके दादाजी उससे मजाक करते हुए बोलते हैं कि वो उनसे तभी मिलने आता है जब वो बीमार हो जाते हैं। फिर दादाजी वहाँ पर मौजूद जुबान की मम्मी की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि बहुत लोग उनकी मौत का इंतज़ार कर रहे हैं। यह सुनते ही शाओ के पापा तुरंत सफाई देते हुए बोलने लगते हैं कि हम सब सिर्फ आपके लिए हॉस्पिटल में आए हैं क्योंकि हम सब आपकी फ़िक्र करते हैं। और फिर शाओ के पापा यह भी कहते हैं कि पापा आप टेंशन मत लीजिए, मैं कंपनी संभाल लूँगा और सब कुछ कंट्रोल में होगा। यह सुनते ही शाओ की आंट ताने मारने लगती है। शाओ के पापा को कहती है कि आप अच्छा ड्रामा कर लेते हैं। यह सुनकर जुबान की मम्मी उनसे कहने लगती है कि हम लोग कहाँ ड्रामा कर रहे हैं। फिर उसके बाद हमें जुबान और उसकी मम्मी को साथ दिखाया जाता है और दिखाया जाता है कि जुबान की मम्मी जुबान से कह रही होती है कि मैं सिर्फ पैसों के लिए ही लू फैमिली में शादी कर रही हूँ क्योंकि मुझे वापस गरीब होने से इतना डर लगता है कि उससे बचने के लिए मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से भी कंप्रोमाइज़ कर सकती हूँ। फिर वो जुबान को समझाने लगती है कि अब जो तुम्हारी दादी मर चुकी है इसलिए अभी भी तुम्हारे पास ज़िंदगी में दूसरा रास्ता चुनने का मौका है। और वो उससे यह भी कहती है कि तुम शाओ से दूर रहो। लेकिन यह सुनकर जुबान बोलने लगती है कि आपको मेरे बारे में कुछ पता नहीं है, ना मेरी पढ़ाई के बारे में, ना मेरे दोस्तों के बारे में, ना ही उस दुख के बारे में जो मुझे हुआ था आपके छोड़ के चले जाने की वजह से। और जुबान साफ साफ यह भी कह देती है कि शाओ बाकी लू परिवार जैसा नहीं है। वो अच्छे दिल का है और लोगों का दर्द को महसूस करना जानता है। उसके लिए प्यार ज़रूरी है। फिर हमें दिखाया जाता है कि शाओ के पापा और उसकी आंट कंपनी के शेयर के लिए बहस कर रहे होते हैं। उसकी आंट यह बोलती है कि वो शाओ के 10% का शेयर आसानी से ले लेगी, लेकिन शाओ के पापा उसे वार्निंग देते कहते हैं कि शाओ उनका बेटा है और कोई भी उसके शेयर नहीं ले सकता। जुबान उनकी बातें सुन लेती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जुबान और शाओ अकेले बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तो जुबान उससे पूछती है कि तुम्हारी दादा की हेल्थ कैसी है। तो शाओ उसे बताता है कि उनकी हेल्थ सीरियस नहीं है और उन्हें सिर्फ थकान और ब्लड प्रेशर की समस्या है और वो पापा के शादी में भी नहीं जाना चाहते, इसलिए मैं कुछ वक्त उनके पास रहूँगा, उनका ख्याल रखूँगा। और वो जुबान को ये भी बताता है कि उसके पापा के लिए हर रिश्ता बिजनेस और उनके फ़ायदे के लिए होता है, चाहे वो एक बर्थडे हो या शादी या फिर कोई सोशल इवेंट, सब कुछ उनकी नेटवर्किंग करने का एक जरिया होता है। और अभी भी उन्होंने मुझे शादी में इसलिए बुलाया है कि ताकि लोगों को लगे कि उनकी पूरी फैमिली एक साथ है और मेरे 10% शेयर भी उनके बस में है। यह सुनकर जुबान उससे पूछती है कि क्या उनकी शादी की वजह से तुम्हें बुरा लग रहा है। तो इस पर जाओ बोलता है कि पहले लगता था पर अब नहीं लगता है, और यह भी बोलता है कि मेरा सारा ध्यान किसी और पर है। यह सुनते जुबान भी अपने बारे में बताती है कि वह भी पहले अपनी माँ को खुश देखती थी तो उसे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब उसे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये भी कहने लगती है कि अब समय आ गया है कि हम मूव ऑन करें और अपनी बुरी आदतों को पीछे छोड़कर अपनी ज़िंदगी में साथ आगे बढ़ें। यह सुनते ही शाओ बोलने लगता है कि तुम इस बात से पीछे नहीं हट सकती। तो जुबान मुस्कुराने लगती है। तो फिर सीन शिफ्ट हो जाते हैं। हमें यान और जुबान को जुबान के रूप में साथ दिखाया जाता है और हमें
उसके बाद दिखाया जाता है कि यान जुवान से माफ़ी मांगता है क्योंकि उसने अपने जाओ के साथ जो रिश्ता है उसे छुपाया होता है। तो यह सुनकर जुवान उसे माफ़ कर देती है क्योंकि उसने भी अपनी मम्मी के बारे में उसे सब कुछ नहीं बताया था। यह सुनकर यान कहता है कि अगर तुम अकेली हो गई तो तुम मेरे घर आ सकती हो खाना खाने के लिए। तो इस पर जुवान उससे बोलती है कि वो हॉस्पिटल में अब ज़्यादा टाइम स्पेंड करने वाली है क्योंकि शाओ के दादा की तबीयत खराब है। उसके बाद वो तुरंत बोलने लगती है कि मुझे माफ़ कर दो। फिर ये सुनकर यान बोलता है कि तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे लिए कभी लू फैमिली इम्पोर्टेंट नहीं थी और मैंने अपने पापा से मदद इसलिए मांगी ताकि वो मेरे लिए गिल्ट ना फील करे और मैं बिना लू फैमिली के पैसे के भी अपने सपने पूरे सच कर सकूं। यह सुनकर जुवान बोलती है मुझे पता है कि तुम यह कर सकते हो। यह सुनकर यान से बोलता है कि वो जानता है कि शाओ ने तुम्हारी बहुत मदद की है और इसलिए तुम उसका सपोर्ट करती हो। फिर वो ये भी कहता है कि अगर तुम्हें कभी भी मेरी ज़रूरत हो तो मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।